हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं एक नया वीडियो में। और ये हम लोग का वीडियो नंबर 2 है। किसकी चीज के लिए? तो हम लोग का फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में क्या चल रहा है बाबू? प्रकाश का अपरावर्तन चल रहा है। ठीक है जी। और प्रकाश का अपरावर्तन में हम लोग पहला क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे? तो पहला क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्रकाश का अपरावर्तन क्या है, प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है, शून्य में क्या होता है, पानी में क्या होता है, केरोसिन तेल में क्या होता है। सारा का सारा चीज हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग का जो पॉइंट पढ़ना है बाबू, उसमें हम लोग सघन माध्यम, विरल माध्यम, आपतित कोण, अपरावर्तित कोण, समझ रहे हो ना, आपतन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब, सारा चीज जो है ना, निर्गत किरण, ये सारा पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं लेक्चर नंबर 1 में। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए वीडियो का प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप लोग का वहां पे प्रकाश का अपरावर्तन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्रवर्तन का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप लोग जाके वीडियो को वॉच कर लो, उसका बाद ही इस वीडियो को देखने में फायदा है छोटे। तो देखो हम लोग का क्या है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपरावर्तन। और प्रकाश का अपरावर्तन में हम लोग क्या चीज आज पढ़ेंगे बाबू? तो प्रकाश का अपरावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं बाबू? प्रकाश का अपरावर्तन का नियम। और आप लोग याद रखना ना कि प्रकाश का अपरावर्तन का नियम कितना होता है? तो प्रकाश का अपरावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है छोटे? 2 नियम होता है। जो प्रकाश का अपरावर्तन का 2 नियम को, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। उससे पहले का हम लोग का एक क्या करना होगा, इससे पहले हम लोग का एक फिगर छापना होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर दिए, फिगर छापें। और ये मान लो ना कि एक कांच है, और कांच को हम लोग क्या चीज बोले थे? सघन माध्यम बोले थे। और जो निर्वात है या वायु वाला माध्यम को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। अब देखो छोटे, हम ये बात बोले थे ना कि जो किसी कांच पे या किसी सघन माध्यम पे इस जो लंबवत पड़ता है रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या चीज बोलते हैं बाबू? अभिलंब बोलते हैं। और एक बात और याद रखना कि अभिलंब क्या होता है ना, कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि आपतित किरण आता है अनंत से, और वह अभिलंब से कांच की ओर आता है। और कांच से क्या होता है ना बाबू? कांच की ओर आता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो हल्का अभिलंब की ओर झुक जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू आपतित किरण। क्या चीज बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है जी। अब ए वाला जो पॉइंट है क्या कहलाए? अभिलंब। और इस वाला किरण को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? अपरावर्तित किरण बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? अपरावर्तित किरण। ठीक है। उसका बाद एक बात और याद रखिएगा कि जो ए वाला कोण बनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या चीज बोलेंगे? आपतन कोण। और ये जो नीचे वाला है छोटे, ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा अपरावर्तन कोण। क्या चीज बनेगा? अपरावर्तन कोण बनेगा। तो यहां तक बात समझ में आया। अब देखो छोटे, अगर यहां तक आप लोग का बात समझ में आया है ना, तो जो हम लोग का प्रकाश का अपरावर्तन का 2 नियम है, वो हम लोग बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे पहला नियम क्या है छोटे? तो पहला हम लोग बोल सकते हैं ना कि आपतित किरण और अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब या आपतन बिंदु पे ही होता है या एक ही तल में होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या चीज लिखेंगे बाबू? पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित अपरावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। एक चीज क्या चीज है बाबू? एक ही तल में होता है। अब जो दूसरा नियम है वो क्या है से सुनिएगा। देखो बाबू, प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण क्या होता है ना कि आपतित किरण आता है, कांच पर पड़ता है।
और जब कांच पर पड़ता है ना, मतलब बोल सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण जो आपतन कोण का ज्या और अपरावर्तन कोण का ज्या का अनुपात होता है ना बाबू, वो एक नियतांक का बराबर होता है। और आपतन कोण के ज्या को हम लोग साइन आई बोलते हैं और अपरावर्तन कोण के ज्या को क्या बोलते हैं, साइन आर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक म्यू बराबर क्या होता है बाबू, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो एक बार फिर से बोलिएगा, हम क्या चीज बोले कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं किसी दो माध्यम को अलग करने वाला प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण आपतन कोण के ज्या अपरावर्तन कोण के ज्या का अनुपात का एक नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, किसी दो माध्यम को अलग अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण, पड़ने वाले प्रकाश के किरण किसी विशेष वर्ण के कारण, किरण किसी, यहाँ पे लिख देते हैं किसी विशेष वर्ण, और वर्ण को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे, रंग के कारण आपतन कोण के ज्या, आपतन कोण की ज्या, और इसको हम लोग लिखते हैं छोटे साइन आई से, क्या चीज से लिखेंगे, साइन आई से, तथा अपरावर्तन कोण के ज्या, अपरावर्तन कोण के ज्या का एक, अपरावर्तन कोण के ज्या, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आर के एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बाबू, 1 म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। और जहां म्यू क्या चीज है छोटे, तो जहां म्यू जो है एक नियतांक है, क्या चीज है, नियतांक है। नियतांक कहने का अर्थ है कि कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से हो गया हम लोग का क्या चीज छोटे, तो इस तरह से हम लोग का हो गया आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। हम लोग इसका दूसरा जो हम लोग का नियम है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण आपतन कोण के ज्या अपरिवर्तन कोण के ज्या के अनुपात का एक नियतांक का बराबर हो सकता है। ना तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण किसी विशेष वर्ण के कारण आपतन कोण के ज्या और अपरिवर्तन कोण के ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है। आपतन कोण के ज्या का अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं, मिस हो गया, अनुपात का एक नियतांक होता है। तो इस तरह से आप लोग प्रकाश का अपरावर्तन का कितना नियम हो गया छोटे, प्रकाश का अपरावर्तन का 2 नियम हो गया। अगर आप लोग का आएगा 2 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश का अपरावर्तन का क्या है, उसका बाद इनका नियम को वर्णन करें, तो सबसे पहले आपको प्रकाश का अपरावर्तन लिखने से पहले उसका डायग्राम छापना होगा, जिस तरह से हम यहाँ पे छापे हुए हैं। उसका बाद फिर आप लोग का डेफिनेशन देना होगा, और डेफिनेशन के बाद आप लोग का क्या चीज देना होगा बाबू, प्रकाश के अपरावर्तन का नियम का वर्णन करना होगा। अगर यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आए तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और स्क्रीनशॉट कर सकते हो या नोट कर सकते हो। चलो जी, वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट करना। चलो, तो आप लोग क्या कर लिए होंगे छोटे, नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है छोटे, स्नेल का नियम। और ये जो स्नेल का नियम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा बात कि स्नेल का नियम 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा करता है, लेकिन एक बात इसमें केयर करना है कि यदि आपको प्रकाश का अपरावर्तन का दूसरा नियम आता है
तो स्नेल का नियम को पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। देखो बाबू, हम लोग 100 बात का एक बात बोल सकते हैं ना कि जो स्नेल का नियम होता है ना, वो टू कॉपी क्या होता है, प्रकाश का अपरावर्तन का दूसरा नियम होता है। अब देखो क्या होता है ना कि एक स्नेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि 1621 ईस्वी में प्रकाश के अपरावर्तन के फलस्वरूप एक नियम का प्रतिपादन किए थे, मतलब एक नियम दिए थे। और इस नियम के अनुसार जो बात हम लोग अभी तुरंत पीछे पढ़ के आ रहे हैं, प्रकाश का अपरावर्तन का दूसरा नियम, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने यही बताए थे ने कि किसी दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण आपतन कोण का ज्या और अपरावर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक का बराबर होता है। और यही बात प्रकाश के अपरावर्तन के दूसरा नियम में चिपकाया गया है। तो देखो छोटे, आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा कि स्नेल का नियम क्या है, वर्णन करें। तो आप लोग को क्या लिखना है कि एक महान वैज्ञानिक स्नेल साहब ने 1621 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किए। उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के क्या लिखना है, इनके अनुसार उन्होंने बताया कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष रंग के कारण आपतन कोण के ज्या अपरावर्तन कोण के ज्या के अनुपात का एक नियतांक का बराबर होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बात आप लोग का समझ में आया। हम 2 बार डिफिनेशन बोले हैं, तीसरा बार हम उस डिफिनेशन को क्या करने जा रहे हैं छोटे, लिखने जा रहे हैं। तो यदि आप मेरा पीछे पीछे भी डिफिनेशन बोलते हैं ना, तो आपको सारा का सारा चीज आपको क्लासरूम में जहां पे आप बैठे हो ना, वहां क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग का करना क्या है कि साथ में बोलते चले जाना है। तो देखो हम लिख रहे हैं छोटे, स्नेल का नियम क्या है, तो हम क्या बताएं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे एक महान वैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिक वैज्ञानिक स्नेल साहब ने, स्नेल साहब ने स्नेल साहब ने 1621 ईस्वी में प्रकाश के अपरावर्तन के फलस्वरूप, प्रकाश के अपरावर्तन के फलस्वरूप अपरावर्तन के फलस्वरूप एक नियम का प्रतिपादन किए। ठीक, पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। उनका बाद यहां से लिखिएगा, इनके अनुसार आपतन कोण का, इनके अनुसार किसी दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, और वर्ण को एक और नाम से क्या चीज जानते हैं छोटे, रंग के कारण आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण के ज्या, और आपतन कोण के ज्या को शॉर्ट में लिखते हैं साइन आई, तथा अपरावर्तन कोण का ज्या, अपरावर्तन कोण का ज्या, और इसको शॉर्ट में क्या चीज लिखते हैं छोटे, साइन आर। अपरावर्तन कोण का ज्या, एक अपरावर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक का बराबर होता है। तो यही बात बोला गया किसके द्वारा, स्नेल का द्वारा। ठीक, और हम लोग लिख सकते हैं इसमें एक म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर।
एक म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। जहां म्यू क्या चीज है छोटे, तो हम लोग लिख सकते हैं जहां एक म्यू जो है ना वो नियतांक है। क्या चीज है बाबू, नियतांक है। तो इस तरह से आप लोग का स्नेल का नियम क्या होता है, कहानी क्लियर होता है। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसमें इतना ही पॉइंट है। मतलब स्नेल का नियम क्या है, तो एक महान वैज्ञानिक स्नेल साहब ने 1681 से एक नियम दिए और इनके अनुसार दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष रंग या वर्ण के कारण अपतन कोण का ज्या बोले तो साइन आई तथा अपरावर्तन कोण का ज्या बोले तो साइन आर का अनुपात एक नियतांक का क्या चीज होता है, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर हुआ तो एक पॉइंट यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं, स्पेस है तो, और हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, और पार्श्विक विस्थापन को अंग्रेजी में बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखो पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हम एक छाप रहे हैं डायग्राम, इसको देखिएगा। और अगर आप लोग डायग्राम नहीं छाप पाते हैं तो पार्श्विक विस्थापन में आपका फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो छोटे, ये पार्श्विक विस्थापन है। अब क्या होता है ना कि इस भाग को हम लोग बोलते हैं काच, और काच जो होता है वो सघन माध्यम होता है। उसका बाद इस भाग को बोलते हैं क्या चीज, विरल माध्यम, और नीचे वाला भाग को भी क्या चीज बोलते हैं, विरल माध्यम। अब देखो छोटे, ए वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। साथ ही साथ मान लो ये प्रकाश का किरण आ रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, आपतित किरण। अब क्या होता है ना कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। कहाँ झुक जाता है छोटे, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और अभिलंब की ओर झुकने के बाद सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में निकलता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। और जो अभिलंब से दूर जा रहा है बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। कौन किरण बोलते हैं, निर्गत किरण। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहां से अगर हम लोग देखें ना छोटे, तो यह आपतित किरण इस सीधा जाता है। तो बिजली चली गई थी तो हम भी चले गए थे। हम लोग देखो छोटे क्या चीज पढ़ रहे थे बाबू, तो पढ़ रहे थे क्या चीज, तो हम लोग देख रहे थे पार्श्विक विस्थापन। और पार्श्विक विस्थापन में हम बोल रहे थे ना कि एक कांच होता है, कांच का जो बाहर वाला साइड होता है इसको हम लोग अगल बगल वाला साइड को विरल माध्यम कहते हैं, और कांच जो होता है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। उसका बाद बोले कि एक अभिलंब होता है जो लंबवत पड़ता है किसी दो माध्यम को अलग करने वाला सतह पर, फिर आपतित किरण होता है। और आपतित किरण जब इन दो माध्यम को अलग करने वाला सतह पर पड़ता है छोटे, तो क्या होता है कि हल्का अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब अभिलंब की ओर झुकता है और जब वो सघन माध्यम से निकलता है तो फिर वही रफ्तार में निकलता है अपना अंदाज में कि अभिलंब से दूर भागता है। यहां तक जो अभिलंब से दूर भाग रहा है किरण, उसी को हम लोग बोले निर्गत किरण। अब हम क्या चीज बोलने जा रहे हैं बाबू, कि जो आपतित किरण होता है, जो हम रेड मार्कर से क्या किए हैं, फिगर को डिस्क्राइब किए हैं, छापे हैं, तो वहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक निर्गत किरण है, एक यही है जो आपतित किरण है जो बिना मुड़े हुए निकला है। यहां तक कहानी ठीक है। तो देखो छोटे, हम लोग पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो लंबवत दूरी है, कौन दूरी है, लंबवत, लंबवत दूरी है, इसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं छोटे, इसी लंबवत दूरी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्लियर। तो देखो अगर ये आपका डायग्राम क्लियर है तो आपका फिजिक्स क्लियर है, पार्श्विक विस्थापन क्लियर है। आप लोग हमेशा याद रखना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आपको डायग्राम क्लियर होता है तो आपका डेफिनेशन, आपका परिभाषा बहुत अच्छा से क्लियर होगा। और अगर आपका परिभाषा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो किसमें प्रॉब्लम है छोटे, टीचर में प्रॉब्लम है, टीचर बदल लो। समझ रहे हो कि ना। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप लोग का केमिस्ट्री इक्वेशन से चलता है और फिजिक्स क्या चीज से चलता है, डायग्राम से चलता है। ठीक, तो देखो पार्श्विक विस्थापन हम क्या चीज बोले बाबू,
पार्श्विक विस्थापन हम बोले कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। डायग्राम से बात क्लियर हुआ? चलो फिर से आप लोग बोलना पीछे से। हाँ आप बोलो, आप क्या चीज बोलोगे कि आपतित किरण और लंबवत आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या चीज कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन बोले तो बाबू लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इतना बार बता देने के बाद आप लोग का माइंड में सेट हो गया होगा, ब्रेन में सेट हो गया होगा। और अगर कोई चीज आप लोग का ब्रेन में सेट होता है तो पीछे से बोलिए BMS, ब्रेन में सेट। तो लो छोटे, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या चीज लिखेंगे छोटे? हम लोग लिखेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण और आपतित, आपतित किरण, किरण के बीच के लंबवत, लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को क्या चीज कहते हैं छोटे? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं छोटे? पार्श्विक विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। तो क्या यहां तक बात समझ में आया? एक बात और याद रखना, अगर आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आता है ना कि पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित करें, तो सिर्फ डिफिनेशन नहीं लिखना है, आपको साथ में यहाँ पे जो डायग्राम छपवाए हैं ना, इस डायग्राम को भी क्या करना है छोटे? नोट डाउन करना है। तो देखो बाबू, यहां तक कहानी क्लियर हुआ तो आप लोग क्या करो? लाइक करो। समझ रहे हो कि ना? बताओ कि हाँ यहां तक कहानी क्लियर हो गया। उसका बाद हम होते हैं साइड, आप लोग लो स्क्रीनशॉट या पॉज कर नोट करो। उसका बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या है। तो यहां तक बात समझ में आया, स्नेल का नियम, पार्श्विक विस्थापन। तो चलो जी, इसको स्क्रीनशॉट लो या क्या करो, नोट करो पॉज करके। चलो छोटू, यहां तक आप लोग क्या कर लिए होंगे? राइट डाउन कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक पढ़ना है। देखो छोटे, अपवर्तनांक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो ना? अब देखना बाबू, अपवर्तनांक क्या है से सुनिएगा और इसको थोड़ा केयर कीजिएगा कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अच्छा बनता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अपवर्त, अपवर्तनांक। क्या चीज बोल रहे हैं बाबू? अपवर्तनांक क्या है? अब देखो अपवर्तनांक क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना बाबू कि किस चीज का अपवर्तनांक निकालना है। जैसे मान लो ना कि हम कांच का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। किसका अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं? कांच के। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक और शून्य का, सूर्य मतलब शून्य का, किसी माध्यम का प्रकाश के चाल जो दिया है आपको, और शून्य में प्रकाश के चाल को, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं छोटे? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मेरा बात समझना, जैसे हम क्या चीज बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना कि हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का, कांच में प्रकाश की चाल और बट्टा में क्या कर देना है? शून्य में प्रकाश की चाल। और उससे जो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आएगा वही क्या आएगा छोटे? अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू? फिर से बोल रहे हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या चीज बोले फिर से कि किसी, किसी का मतलब अपवर्तनांक क्या है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक या किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, किसी माध्यम का, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्त, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक शून्य में, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की
चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या चीज कहते हैं छोटे? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यहां तक आप लोग की बात समझ में आया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जैसे शून्य का प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम कांच को लेना चाहते हैं तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो कि ना? यहां तक बात समझ में आया? तो हाँ, तो देखो बाबू, अगर आप लोग से कोई पूछेगा अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला बताओ, तो अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है अपवर्तनांक को हम सूचित करते हैं n से। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं बाबू, शून्य में प्रकाश की चाल और बट्टा में क्या लिख सकते हैं छोटे? उस माध्यम में लिख देते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल। और याद रखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं n बराबर C/cm, मतलब शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा या अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप लोग का क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं बाबू। अच्छा, क्वेश्चन देने से पहले एक नोट पॉइंट में लिखा देते हैं। और नोट पॉइंट क्या है? इस नोट पॉइंट को लिखाने के बाद आप लोग के बताया जाएगा कि हम ऐसे क्यों लिखाए हैं। तो लिखना छोटे, अपवर्तनांक का SI मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का SI मात्रक छोटे नहीं होता है, पहला पॉइंट आप लोग का। दूसरा पॉइंट में आप लोग क्या लिख सकते हो बाबू? दूसरा पॉइंट में लिख सकते हो कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है छोटे, वो किसका मतलब अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। क्या चीज? आप लोग ये बात भी हमेशा याद रखना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 का बराबर होता है या 1 से क्या होता है छोटे? बड़ा होता है। ठीक, क्या चीज बोले कि अपवर्तनांक का SI मात्रक नहीं होता है और किसी माध्यम का अपवर्तनांक को जो होता है ना 1 से बड़ा होता है और 1 के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन क्या चीज बोल रहे थे बाबू? तो क्वेश्चन हम बोल रहे थे आप लोग से कि बताइए कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अब देखो, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आप लोग का याद होना चाहिए शून्य में प्रकाश के चाल, और आप लोग का याद होना चाहिए कांच में प्रकाश की चाल। अगर आप लोग का ये दोनों पॉइंट याद है तो आप लोग का अपवर्तनांक निकलेगा, और यदि आपको दोनों पॉइंट याद नहीं है तो आप लोग का अपवर्तनांक नहीं निकालने आएगा, सीधा बात। तो देखो छोटे, अगर हम इसको निकालते हैं तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे? सॉल्यूशन। उसका बाद लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर क्या चीज बराबर छोटे? अपवर्तनांक बराबर। और बताओ, अपवर्तनांक को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? n से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला है शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल। और बताओ बाबू, अपॉन में क्या चीज है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो माध्यम आपको दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल।
अब बताओ छोटे, ध्यान से आप लोग देखना। अब देखो तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना बताए थे। अगर आपको याद नहीं है तो पहला चैप्टर में पहला लेक्चर में जाइए, इस चैप्टर का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 देखिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे लेक्चर नंबर 1 नहीं है, तो आप लोग कहाँ जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पे संकल्प बोर्ड क्लास से सर्च मारिए, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए फिजिक्स का, वहां पे आप लोग का देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है बाबू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच का मतलब कांच जो है वो माध्यम है, उसका प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप लोग ध्यान देना छोटे, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या चीज हो गया? खत्म हो गया। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग का। बताओ 10⁸ से 10⁸ क्या चीज हो गया? खत्म हो गया। अब यहाँ पे दिखाते हैं बचा क्या छोटे, बचा ऊपर में 3 और नीचे में क्या बचा? 2। जब बताओ 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? तो 3 के 2 से डिवाइड करने के बाद आया कितना? 1.5। कितना आया छोटे? 1.5 आया। तो देखो इस तरह से हम लोग बहुत सारा जो भी पदार्थ दिया रहेगा, जो भी माध्यम दिया रहेगा, उसका अपवर्तनांक क्या चीज कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यही मेरा अपवर्तनांक हुआ। अब हम आप लोग का जब नोट पॉइंट लिखा रहे थे ना, तो बोल रहे थे दूसरा नोट पॉइंट में कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ना, 1 से बड़ा और 1 का बराबर होता है। अब देख लो छोटे, यहाँ पे देख लो क्या है बाबू, कांच का जो अपवर्तनांक है ना 1.5 है, मतलब एक। अच्छा, शून्य में प्रकाश मतलब वायु में का अपवर्तनांक क्या होगा? तो वायु का अपवर्तनांक कितना होगा बाबू? 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि शून्य में प्रकाश के चाल इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए कोई पूछेगा कि बताओ निर्वात या वायु का प्रकाश का चाल कितना होता है, तो निर्वात पूछेगा तो कितना? 1 बोलना। अगर वायु पूछेगा तो 1.008 बोलना। और इसको आप लोग खुद से निकाल सकते हो। यहां तक कहानी क्लियर? तो देखो बाबू, जो भी आएगा 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा अपवर्तनांक नहीं आएगा। तो चलो जी, आज को तक हम लोग क्या चीज पढ़े? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है शून्य प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। उसका बाद देखो बाबू, हम क्या बोले कि अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है 1 के बराबर 1 से बड़ा होता है। साथ ही साथ बताएं कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए और किस तरह से सिखाएं। आप लोग का होमवर्क में क्या चीज बोले कि आप लोग वायु का मतलब अपवर्तनांक निकाल कर आना। साथ ही साथ आप लोग शून्य के लिए भी, निर्वात के लिए भी अपवर्तनांक निकाल कर आना। ये आप लोग का HW रहा। आप लोग को लास्ट तक वीडियो में बने के रहने के लिए दिल से धन्यवाद। समझ रहे हो ना? आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।